नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर ऑर्डर नंबर 47 से 51 को एनालिसिस करने के लिए किया गया है, जिसकी रिक्वेस्ट जिशान अली जी ने की थी। तो जिशान जी, आपके रिक्वेस्ट पर ऑर्डर 47 से 51 को एनालिसिस करते हुए कि आखिर इन ऑर्डर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आपके सामने रखा। ऑर्डर 47 रिव्यू की बात करता है, रिव्यू के ग्राउंड्स की बात करेगा और रिव्यू के पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करती है। ऑर्डर 48 को जब आप देखते हैं तो ये मिसलीनियस तरीके का एक ऑर्डर है, जिसमें कुछ बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर मिसलीनियस चीजों को ये कैसे हैंडल करते हैं। ऑर्डर 49 चार्टेड हाई कोर्ट्स की बात करेंगे। ऑर्डर 50 प्रोविंशियल कॉमन कॉज कोर्ट्स की बात करेंगे और ऑर्डर 51 प्रेसिडेंशियल कॉमन कॉज कोर्ट्स की बात करेंगे। तो प्रेसिडेंसी कॉमन कॉज कोर्ट या प्रोविंशियल कॉमन कॉज कोर्ट में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। वो कॉमन कॉज कोर्ट जो कि बॉम्बे में थी, मद्रास में थी या कोलकाता में थी, जिसे प्रेसिडेंसी स्पेस घोषित किया गया, जिसे प्रेसिडेंसी सिटीज कहा जाता था, तो वहां पर जो कोर्ट्स कॉमन कॉज काम करती थी उन्हें आप प्रेसिडेंसी कॉमन कॉज कोर्ट कहते थे। वहां पर ऑर्डर नंबर 51 लागू होता था। इसके अलावा जितनी भी कॉमन कॉज कोर्ट्स बनाई गई, वहां पर प्रोविंशियल कॉमन कॉज कोर्ट्स के ऑर्डर नंबर 50 लागू हुए। तो देखते हैं ऑर्डर 47 से 51 एक टॉपिक वाइज के आखिर कहते क्या है। ऑर्डर 47 को जब आप देखते हैं तो ऑर्डर 47 रिव्यू की बात करता है। अब जब आप ऑर्डर 47 का रूल 1 देखेंगे तो रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ऐसे डिग्री और ऑर्डर से जिसके खिलाफ या तो अपील की नहीं जा सकती या अपील की जा सकती है, अपील प्रेफर नहीं की गई है, या कॉमन कॉज कोर्ट ने कोई मैटर रेफरेंस में दिया था और उस रेफरेंस पे डिसीजन आया है और ऐसे डिसीजन से वो व्यक्ति अपने आप को विक्टिमाइज समझता है, तो वो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगर वो ये ग्राउंड्स पूरे करते हैं। कौन कौन से ग्राउंड हैं? ऑर्डर 47 रूल 1 में जो ग्राउंड बनते हैं उसमें पहला ग्राउंड है कि कोई नई जो है इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस आपको पता चला है, जिसको कि आप अपने ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए भी पहले पता नहीं कर सकते, या जो ऑर्डर और डिग्री जिससे आप विक्टिमाइज हुए हैं उस ऑर्डर और डिग्री के फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे ही गलती समझ में आ रही, या अदर सफिशिएंट ग्राउंड अगर हैं, ये तीनों में से कोई ग्राउंड आप पूरा करते हैं तो आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने डिग्री या ऑर्डर दिया है, उसी कोर्ट में आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब रूल 1 एक और सर्कमस्टांस को डील करता है कि मान लीजिए कोई डिग्री दी गई, कोई ऑर्डर दिया गया, वो डिग्री और ऑर्डर में काफी पार्टीज हैं, कई पार्टीज हैं। कुछ पार्टीज ने क्या किया, अपील में चले गए, कुछ पार्टीज अपील में नहीं गई। तो जो अपील में नहीं गई हैं, क्या वो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो यहां कहते हैं ऑर्डर 47 रूल 1 में कि हां, वो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और यहां एक बात और स्पष्ट की गई है कि रिव्यू की एप्लीकेशन हम उस समय नहीं देखेंगे जब जो लोग अपील में गए हैं और जो अपील में नहीं गए हैं, अगर जिस ग्राउंड पर अपील की गई है वो कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड कहने का मतलब अगर एक को रेमेडी मिलेगी तो वो रेमेडी सबको मिल जाएगी। अगर ऐसे किसी ग्राउंड पर अपील की गई है जो कॉमन है, मान लीजिए झगड़ा है पजेशन का, कोर्ट ने 4 लोगों को डिस्पजेस किया है, कोर्ट ने कहा कि ये 4 लोग ABCD को पजेशन का राइट नहीं बनता है। अब ABCD क्या है, इस पूरे डिग्री और ऑर्डर से अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं। उसमें से B जो है वो अपील में चला गया है, A, C और D जो है वो अपील में नहीं गए, वो रिव्यू करना चाहते हैं। अब यहां जो ग्राउंड जिसको लेकर के B गया है वो पजेशन का ग्राउंड है। अब अगर B का पोजीशन दिखाई देता है और ABCD क्या है, ये आपस में कोपाशनरी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपाशनरी है, तो अगर एक का पोजीशन अपीलाट कोर्ट एस्टैब्लिश करती है
तो निश्चित है कि इस ग्राउंड पर जो अपीलाट कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बेनिफिट ए को भी मिलेगी, सी को भी मिलेगी और डी को भी मिलेगी। तो हम ऐसे अपील के ग्राउंड को कॉमन अपील ग्राउंड कहते हैं। तो अगर कॉमन अपीलाट ग्राउंड नहीं बन रहे हैं, अगर कॉमन अपीलाट ग्राउंड है तो फिर जरूरत नहीं है कि रिव्यू में चीजों को देखा जाए। लेकिन अगर कॉमन अपील के ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं तो जो लोग अपील में नहीं गए हैं वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर 47 रूल 3 पर। यह कहता है क्या इसके लिए कोई फॉर्म बताया गया है, कोई स्पेसिफिक तरीका है? तो यहां लिखा है कि जैसे आप अपील फाइल करते हैं उसी तरीके से आप रिव्यू फाइल करेंगे, उसी तरीके से आप रिव्यू की पिटीशन बनाएंगे। अब बात आएगी रूल 4 को। रूल 4 कहता है कि आपने पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी, कोर्ट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता। वो 3 ग्राउंड जो आपके सामने रखे कि या तो कोई नया मैटर आपको पता चला, कोई नया एविडेंस आपके हाथ लगा जिसको आप ड्यू डिलिजेंस से पहले पता नहीं कर सकते थे, या उस डिग्री और ऑर्डर के ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड गलती समझ में आ रही है, या अदर सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं। अगर इसमें से कोई ग्राउंड कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा तो वो रिव्यू एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें से कोई ग्राउंड बन रहा है तब फिर वो क्या करेगी, अपोजिट पार्टी को सुनवाई का मौका देगी। अपोजिट पार्टी मतलब जिसके फेवर में वो डिग्री और ऑर्डर दिया गया। अब उसको सुनवाई क्यों करने का मौका देंगे? उसको सुनवाई करने का मौका देना जरूरी है। आप उस ऑर्डर और डिग्री से विक्टिमाइज हुए हैं, आपको परेशानी है, आप आ गए हैं रेमेडी के लिए। अगली पार्टी के फेवर में एक बार चीजें पूरे ट्रायल के बाद एस्टैब्लिश की गई हैं तो अगली पार्टी को सुना जरूर जाएगा उस डिग्री और ऑर्डर के फेवर में वो क्या क्या चीजें रखना चाहते। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर रिव्यू की एप्लीकेशन को न्यू ग्राउंड के आधार पर, न्यू एविडेंस के आधार पर अगर एक्सेप्ट किया गया है तो उस न्यू ग्राउंड या न्यू एविडेंस के चीजों को आपको बड़ा स्ट्रिक्टली प्रूफ करना होगा। मतलब आप वहां वो प्राइमा फेसाई तरीके से प्रूफ करके अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे। तो रिव्यू में जब आप ये बात रखते हैं, ये ग्राउंड देते हैं कि मुझको नया एविडेंस पता चला है, मुझको ये डॉक्यूमेंट नया मिला जिसे मैं पहले ड्यू डिलिजेंस के बाद भी पेश नहीं कर सकता था, तब इस चीज को आपको बड़ा स्ट्रिक्टली कोर्ट देखती है और स्ट्रिक्टली आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा। ये रूल 4 में आते हैं। अब अगर रूल 5 की बात करें, रूल 5 ये कहते हैं कि आखिर इस रिव्यू पिटीशन की एप्लीकेशन को सुनेगा कौन? तो कहता है कि अगर जिन्होंने डिसीजन दिया है वो एक जज का डिसीजन है या एक से ज्यादा जजेस का डिसीजन और ऑर्डर है, उनमें से अगर कोई जज अवेलेबल हैं, अगर वो सारे लोग अवेलेबल हैं या उनमें से कोई एक अवेलेबल है और उनकी अवेलेबिलिटी अगले 6 महीने तक है, अगले 6 महीने तक वो अवेलेबल हैं, तो ऐसे रिव्यू एप्लीकेशन की सुनवाई वही करेंगे, दूसरे लोग, दूसरे जजेस नहीं करेंगे। अब रूल 6 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहां बनता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर 47 रूल 6 को जरा ध्यान दें। रूल 6 कहता है कि अगर मान लीजिए जिन्होंने रिव्यू को सुना है ऐसे 2 जजेस हैं, जो बेंच है वो 2 जजेस की है और उन्होंने रिव्यू को सुना और रिव्यू को सुनने के बाद दोनों इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। एक कहता है कि ओके, पॉजिटिव वे में कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस पर आगे चलते हैं। दूसरा कहता है कि कोई ग्राउंड हमें नहीं दिखाई दे रहा, रिजेक्ट कर देते हैं। जब दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तब कैसे ट्रीट करेंगे? तब वहां पर आप ये मान के चलिएगा कि यहां पर जो एप्लीकेशन आपने दी, जो पिटीशन आपने दी है वो रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी ओर अगर मान लीजिए 3 जजेस हैं, 2 जजेस पॉजिटिव जाते हैं, एक जजेस रिजेक्शन की ओर जाता है, तो जो बहुमत का डिसीजन होगा उस डिसीजन को हम मानेंगे। बहुमत अगर कह रहा है कि एक्सेप्ट कर लेना है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर बहुमत जजेस का ये है कि नहीं, इसे रिजेक्ट कर देना है, तो वो रिजेक्ट पिटीशन मान ली जाए। इसके बाद आ जाइए रूल 7 पे। रूल 7 ये कहता है कि रिजेक्शन ऑफ रिव्यू नॉन अपीलेबल होगा। ध्यान दीजिएगा,
अगर आपने रिव्यू की पिटीशन दी है, रिजेक्शन ऑफ रिव्यू, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो नॉन अपीलेबल होगा, आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ग्रांट कर दिया गया है, अगर रिव्यू अलाउ कर दी गई है, तो ये अपीलेबल होगा। मतलब जब रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो वो पार्टी जिसके फेवर में पहले जजमेंट और डिग्री दी गई थी, वो अपील फाइल कर सकते हैं। उनको ये राइट बनता है कि वो अपील में जा सकते हैं। अब आते हैं कि जब रिव्यू एप्लीकेशन को हमने ग्रांट कर दिया, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, तो क्या करेगी कोर्ट जो है वो एक नोट रजिस्टर में चढ़ाएगी कि हमने रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस मामले को एक बार फिर से वो सुनेंगे। रूल 9 ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल प्रोविजन को डिस्कस करती है। रूल 9 कहता है कि रिव्यू एप्लीकेशन सुन ली गई, रिव्यू एप्लीकेशन सुनने के बाद अब जो आदेश दिया जाएगा, आपकी जो बात थी वो सुन ली गई, अब उसके बाद जो डिग्री और ऑर्डर दिया जाएगा, आप उस दिए गए डिग्री और ऑर्डर पर फिर से रिव्यू लेकर नहीं खड़े हो सकते हैं। मतलब रिव्यू पर रिव्यू अलाउ नहीं की जाएगी। आप एक बार आए कि कुछ फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे गलती है, जो लॉर्डशिप आप इसे देख लीजिए, उन्होंने देखने के बाद जो ऑर्डर और डिग्री जारी की, अब आप उसको फिर से रिव्यू में नहीं चैलेंज कर सकते, अब आप उस पर फिर से रिव्यू डिमांड नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल 9 में लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान दें, रूल 1 में आपके ग्राउंड्स की बात करता है, रूल 3 फॉर्म की बात करेगा, रूल 4 ये बात करेगा कि जब आप पिटीशन फाइल करेंगे तो कोर्ट क्या क्या कर सकती है। रूल 5 ये देखता है कि आप वो एप्लीकेशन, वो पिटीशन कौन सुनेगा। रूल 6 में जब देखेंगे तो एक से ज्यादा अगर जजेस ने सुना, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो उसे रिजेक्ट मानेंगे, और अदरवाइज बहुमत का जो डिसीजन होगा उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रूल 7 की बात करेंगे तो कहता है कि अगर रिजेक्शन कर दिया गया है रिव्यू पिटीशन का, वो अपीलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रांट कर दी गई है तो अपीलेबल होगा। रूल 8 पे जाएंगे तो कहता है कि अगर जब रिव्यू पिटीशन एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रांट कर दी गई है रिव्यू को, तो रजिस्टर पर एक नोट लिखा जाएगा और उस मामले को फिर से सुनेंगे। और रूल 9 एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करेगा। क्या कहता है रूल 9? रूल 9 कहता है कि रिव्यू आपने फाइल की, रिव्यू के ऊपर डिसीजन आ रहा है, अब उस डिसीजन के बाद अब आप उस डिसीजन पर फिर से रिव्यू डिमांड नहीं कर सकेंगे। इतनी बातें ऑर्डर 47। ऑर्डर 48 मिसलीनियस चीजों के बारे में बात करता है। क्या कहता है ऑर्डर 48? मिसलीनियस मतलब कहना क्या चाहते हैं, इसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। ऑर्डर 48 जो कि मिसलीनियस चीजों के बारे में है, ये कहता है पहला अगर पॉइंट रखें कि सीपीसी के अंतर्गत इशू किए गए प्रोसेस, सारे प्रोसेस कहने का मतलब अगर आपने सम्मन इशू कराया है, अगर आपने विटनेस के लिए सम्मन इशू कराया है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप या तो एविडेंस की बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को बुलाने की बात कर रहे हैं, कोई नोटिस दे रहे हैं, तो उसको यहां प्रोसेस के रूप में देखा जा रहा है। तो सीपीसी के अंतर्गत इशू किए जाने वाले सारे प्रोसेस का एक्सपेंस कौन बियर करेगा? अब एक्सपेंस कौन बियर करेगा, तो सीपीसी का एक रूल समझ लीजिए, आप जो भी चीज कोर्ट से कराना चाहते हैं उसका एक्सपेंस आपको बियर करना। तो अगर प्रोसेस, जो पार्टी कोर्ट के जरिए प्रोसेस दिलाना चाहती है किसी को, उसके सारे एक्सपेंस उस पार्टी को ही बियर करने होंगे जनरली, जब तक कि कोर्ट कोई दूसरा आदेश न करे। अगर कोर्ट कहती है कि नहीं, इस प्रोसेस का खर्च अमुक पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी उठाएगी, तो बात अलग है। अदरवाइज प्रोसेसेस का खर्च वो आदमी ही बियर करेगा जिसकी ओर से ये प्रोसेस इशू किए जा रहे हैं। अब प्रोसेस के लिए जो एक्सपेंस होगा उसको आप कब तक कोर्ट में जमा करेंगे? क्या प्रोसेस इशू होने के पहले जमा करना होगा, उस दिन तक करना होगा, या जब वो व्यक्ति आ जाए तब तक आप दे सकते हैं? तो यहां ऑर्डर 48 इसको और क्लियर कर देता है
ऑर्डर 48 का रूल 1 क्लॉज 2 कहता है कि सर्विस की जो कॉस्ट होगी वो प्रोसेस इशू करने के पहले कोर्ट में जमा करनी। मतलब अगर आज आप प्रोसेस इशू कराना चाहते हैं तो आज वो प्रोसेस इशू हो, इसके पहले आपको कोर्ट में उसके सर्विस की कॉस्ट को जमा करना होगा। ऐसा ऑर्डर 48 रूल 1 क्लॉज 2 में लिखा होगा। अब रूल 2 की अगर बात करें तो रूल 2 कहता है कि कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको किस तरह से सर्व कराया जाए। कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनको कैसे सर्व कराया जाएगा। तो रूल 2 कहता है कि इनके सर्व करने का प्रोसेस ऐसे होगा जैसे हम समन को सर्व करते हैं। ऑर्डर 5 में जिस तरह से हम समन को सर्व करते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ, और ऑर्डर 16 में विटनेसेस के खिलाफ, विटनेसेस के लिए हम सर्व करते हैं, उसी तरह से नोटिस भी सर्व कराई जाएगी, उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स भी सर्व कराए जाएंगे, उसी तरीके से कोई ऑर्डर भी कोर्ट का सर्व कराया जाएगा। अब रूल 3 में बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो सीपीसी के अपेंडिक्स में फॉर्म दिए गए हैं। रूल 3 कहता है अपेंडिक्स में जो फॉर्म दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करिए, और अगर आप उसमें कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि 1908 का लॉ है, अगर सर्कमस्टांसेस बदली हैं, फॉर्म में आप थोड़ा वेरी करना चाहते हैं तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, इसको रोका नहीं गया है, क्योंकि एक लिविंग लॉ है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही हैं तो आप फॉर्मेट में थोड़ा बहुत फेरफार करने की इजाजत रूल 3 देता है। तो ऑर्डर 48 में अगर प्रीलिम्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो क्या बनेंगे, तो यहां पर 2 ही 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सारे इशू का खर्च कौन बियर करेगा। तो बियर करेगी वो पार्टी जिसके फेवर में इशू निकाले जा रहे हैं, वो प्रोसेस निकाला जा रहा है, जब तक कि कोर्ट अदरवाइज डिसीजन न ले। उसके लिए कॉस्ट कब तक जमा करनी होगी, उस प्रोसेस के इशू करने के पहले तक आपको जमा कर देनी होगी। फिर बात उठ सकती है बहुत ज्यादा, अगर कोई मतलब डेप्थ में जाकर चीजें पूछने वाला एग्जामिनर हुआ, कि जो ऑर्डर की नोटिस की और अदर डॉक्यूमेंट्स को सर्व कैसे कराया जाएगा, तो वो समन के तरह ही सर्व कराए जाएंगे। अब अपेंडिक्स में कहां दिए गए हैं फॉर्म, तो अपेंडिक्स में दिए गए हैं, क्या वेरिएशन किए जा सकते हैं। तो ऑर्डर 48 रूल 3 कहता है कि जी हां, आप उसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर 49 जो कि चार्टेड हाई कोर्ट्स की बात करता है। अगर चार्टेड हाई कोर्ट्स, अब चार्टेड ना कहिए, हाई कोर्ट्स की बात सीधे सीधे कह लीजिए, क्योंकि अब कोई चार्टर एक्ट के अंतर्गत तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए अब सीधे हाई कोर्ट की बात है। ऑर्डर 49 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रूल 1 कहता है हु मे सर्व प्रोसेसेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर कोई प्रोसेस इशू कर रही है तो वो कैसे, कौन सर्व करेगा। अब यहां रूल 1 कहता है कि हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, हाई कोर्ट के मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन में, हाई कोर्ट के टेस्टामेंट्री ज्यूरिडिक्शन में और हाई कोर्ट के इंटेस्टेट ज्यूरिडिक्शन में, ये 4 ज्यूरिडिक्शन में अगर कोई डॉक्यूमेंट, प्रोसिक्यूशन के लिए कोई नोटिस, विटनेस को कोई सम्मन, दूसरे जुडिशियल प्रोसेस, इसे कौन सर्व करेगा। तो रूल 1 कहता है अटॉर्नी जो उस कोर्ट में हो, जो उस सूट में होंगे वो सर्व करेंगे, या जिन्हें वो इंप्लॉयड अपने रखेंगे, जिसको वो इंप्लॉयड में रखेंगे वो सर्व करेंगे, या जिन्हें हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी वो लोग उसे सर्व करेंगे। तो रूल 1 हाई कोर्ट में के द्वारा या तो उनकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, मैट्रिमोनियल ज्यूरिडिक्शन में, टेस्टामेंट्री ज्यूरिडिक्शन में और इंटेस्टेट ज्यूरिडिक्शन में कोई भी नोटिस इशू करने के लिए विटनेस को सम्मन इशू किया गया है। दूसरे जुडिशियल प्रोसेस हैं, सर्व कौन करेगा, कहता है उस मामले में जो अटॉर्नी है वो सर्व करें, उन्होंने किसी को एम्प्लॉय रखा हुआ है वो सर्व करें, या जिसे हाई कोर्ट स्पेशल या जनरल ऑर्डर से कहेगी तो वो इस मामले में इन सारे प्रोसेस को सर्व करेंगे। अब रूल 2 एक सेविंग की बात करता है। सेविंग करने का क्या मतलब है, सेविंग करने का मतलब है कि जो अभी तक जितनी चीजें रही उनमें से क्या क्या चीजों को बचाया जा रहा है, कैसे आप उसको अलग देखते हैं। तो कहता है इस शेड्यूल की किसी भी बात का कोई भी प्रभाव हाई कोर्ट के एविडेंस लेने पर, जजमेंट देने पर या ऑर्डर की रिकॉर्डिंग पर लागू नहीं होगा।
देखिए हाई कोर्ट एक तरीके से आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, तो उनके पास जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसलिए उनके एविडेंस लेने के जो प्रोसेस होंगे इसमें वो कौन से कैसे वो एविडेंस लेंगे इसको वो अपने रूल में खुद डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जजमेंट्स कैसे देंगे, ऑर्डर की उनके रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, तो इस पर आपका सामान्य नियम लागू नहीं होगा, ये बात रूल 2 में कही गई। अब अगर रूल 3 में देखें तो रूल 3 स्पेसिफिक कर देता है कि ये रूल्स जो नीचे बताए गए हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन पर लागू नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है या 1-2 नंबर के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रूल्स हाई कोर्ट के जनरल या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन पे लागू नहीं होंगे। तो रूल 3 में कुछ रूल्स के बारे में बात की गई। ऑर्डर 49 रूल 3 कौन कौन नहीं लागू होंगे, कहता है ऑर्डर 7 के रूल 10 लागू नहीं होगा, और इसके बाद रूल 11 का क्लॉज बी और क्लॉज सी लागू नहीं होंगे। इसे आपको लर्न बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। ऑर्डर 10 का रूल 3 लागू नहीं होगा। तीसरी देखें तो ऑर्डर 16 मतलब दूसरी जो विटनेसेस को सम्मन देने की बात है उसके रूल 2 लागू नहीं होंगे। ऑर्डर 18 में कई रूल्स हैं, रूल 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 लागू नहीं होंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर 20 मतलब जजमेंट की बात है। अब जजमेंट वाले में रूल 1 और 8 लागू नहीं होगा। अब ऑर्डर 33 मतलब इंडिजेंट पर्सन के द्वारा जो सूट फाइल की जाती है उसका रूल 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ऑर्डर 41 मींस फर्स्ट अपील की बात हो रही है, इसका रूल नंबर 35 लागू नहीं होगा। अपीलाट जुरिडिक्शन में ये हाई कोर्ट में लागू नहीं होंगे। हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन चाहे वो नॉर्मल जुरिडिक्शन की बात करें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स के ये रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आते हैं ऑर्डर नंबर 50 पर। ऑर्डर 50 क्या कहता है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात करता है। अब प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट में अब आप प्रोविंशियल हटा दीजिए, स्मॉल कॉजेज कोर्ट को देखें तो ऑर्डर 50 ये बताता है कि आखिर कॉमन कॉज कोर्ट जो होती है वो क्या क्या नहीं कर सकती। तो ऑर्डर 50 कहता है कि जो मैटर कॉमन कॉज कोर्ट को स्मॉल कॉजेज कोर्ट को कॉग्निजेंस के लिए दिया गया है, जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट के कॉग्निजेंस में मैटर स्पेसिफाई किए गए हैं, अगर उन मैटर्स को छोड़ दें, उनके अलावा बाकी कोई भी मैटर, बाकी कोई भी मामला और बाकी मामलों में दिए गए डिग्री का एग्जीक्यूशन, मतलब अगर स्पेसिफिक कर दें तो जो विषय वस्तु स्पष्टता कह दिया गया कि ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट देखेगी सिर्फ वही आप देखें, उसके अलावा किसी और मामले में अगर कोई डिग्री दे दी गई है तो उसका एग्जीक्यूशन भी आप नहीं कर सकेंगे। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ डिग्री दी गई है तो उसका भी एग्जीक्यूशन आप नहीं देख सकेंगे। पार्टनरशिप कोई फर्म है, पार्टनर के इंटरेस्ट को लेकर के अगर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो उसको भी कॉमन स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो है वो नहीं देख सकेंगे और इसके साथ साथ उसमें इश्यू का सेटलमेंट भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑर्डर 50 स्पेसिफिकली कह देता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट के लिए कि जो मैटर स्पेसिफिक आपको दे दिया जाए वो स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेसिफिक करती हैं, जो विषय वस्तु स्पेसिफिकली आपको दिया जाए सिर्फ आप उसी पर अपने जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किसी और मामले में अगर डिग्री दी गई है उसका एग्जीक्यूशन आप कराना चाहें आप नहीं करा सकेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिग्री है तो उसका भी एग्जीक्यूशन आप नहीं देख सकेंगे। पार्टनरशिप कोई फर्म है, उसमें पार्टनर को लेकर कोई प्रश्न है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा, उसको देखने का जुरिडिक्शन आपके पास नहीं होगा। ऐसा ऑर्डर 50 रूल 1 में बताया गया। अब और आगे देखें तो फिर यह स्पेसिफिकली कहता है कि ऑर्डर 2 का रूल 1, ऑर्डर 10 का रूल 3, कौन कुछ ऐसे रूल्स स्पेसिफिक कर दिए गए हैं जो और लागू नहीं होंगे। वो कहता है ऑर्डर 2 का रूल 1, ऑर्डर 2 क्या है,
केस कैसे बनाई जाएगी, वाद की विरचना कैसे की जाती है, इस बारे में डिस्कस करता है। ऑर्डर 10 का रूल 3 लागू नहीं होंगे। ऑर्डर 15 के, सॉरी ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर 15 का रूल, ऑर्डर 15 में एक शर्त लगी हुई है, ऑर्डर 15 का एक्सेप्ट रूल 4, मतलब रूल 4 तो लागू होगा लेकिन बाकी रूल्स जो हैं वो लागू नहीं होंगे। एक्सेप्ट रूल 4, फिर ऑर्डर 18 का रूल 5 से लेकर के 12, और इसके साथ ऑर्डर 41 से लेकर के 45, मतलब वो अपील वाले सारे ऑर्डर्स। ऑर्डर 47 रिव्यू के पावर आपके पास नहीं होंगे। ऑर्डर 47 के रूल 2 से लेकर के रूल 7 आप पर लागू नहीं होंगे, और ऑर्डर 51 स्मॉल कॉजेज कोड पे लागू नहीं होंगे। स्मॉल कॉजेज कोड ऑर्डर 51 में क्या है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड की बात की गई। तो चूंकि ये प्रोविंस के अंदर बने थे, इसलिए यहां पर ऑर्डर 51 कह दिया गया कि लागू नहीं किए जाएंगे। तो अगर ऑर्डर 50 को एक लाइन में समझना हो तो क्या मतलब है कि जो मुद्दा, जो विषय स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक करेंगी स्मॉल कॉजेज कोड के लिए, सिर्फ आपका क्षेत्राधिकार उन्हीं मामलों का होगा, और इसके अलावा किसी और मामले में आप क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसमें एग्जीक्यूशन भी नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि आप सेटलमेंट ऑफ इशू भी नहीं करेंगे। अब आते हैं ऑर्डर नंबर 51, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड। अब प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड और स्मॉल कॉजेज कोड में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जो कोर्ट्स स्मॉल कॉजेज कोर्ट थी वो बॉम्बे में थी, मद्रास में थी और कोलकाता में थी। उन्हें प्रेसिडेंसी टाउन डिक्लेयर किया गया था, इसलिए वहां जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट बनी उन्हें हम प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट कहते हैं। अब ऑर्डर 51 देखिए, तो छोटा सा ऑर्डर है 4 लाइन का, वो कहता है ऑर्डर 5 रूल 20 to 23, इसे आपको लर्न बाय हार्ट ही करना है। ऑर्डर 5 रूल 20 to 23, ऑर्डर 21 मतलब एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, रूल 4 and 7, ऑर्डर 26 रूल 4, और इसके अलावा प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज एक्ट 1882, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड एक्ट, एक एक्ट है ये 1882 को छोड़ करके ये चीजें तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड पे लागू होंगी। इनके अलावा इनको छोड़ करके यह शेड्यूल कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में स्थापित, बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के किसी भी मुकदमे पर, किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगी। सिर्फ इतनी ही बात ऑर्डर 51 में बताई गई। तो ऑर्डर 47 जहां रिव्यू के पूरे प्रोसेस की जानकारी दे रहा था, ऑर्डर 48 मिसलिनियस चीजों को डिस्कस कर रहा था, ऑर्डर 49 में हमने देखा हाई कोर्ट के द्वारा इशू किए जाने वाले प्रोसेस कैसे सर्व होंगे और कौन कौन से रूल हैं सीपीसी के जो हाई कोर्ट के नॉर्मल जुरिडिक्शन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन पर जब हाई कोर्ट इस्तेमाल करती है लागू नहीं होते। और ऑर्डर 50 में आपने देखा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स को, और ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की बात करता है। उम्मीद करता हूं जिशान जी आपके जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उनको समाधान करने में यह लेक्चर सफल रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसको भी जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। सीपीसी लेक्चर सीरीज में अगला जो लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा वो जजमेंट को लेकर होगा, ऑर्डर 20 को लेकर कि आखिर जजमेंट कैसे दी जाएंगी, जजमेंट देते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, और क्या कुछ स्पेसिफिक मामलों में जो जजमेंट दी जाती है वहां कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पूरा करना होता है। इन सारी बातों के साथ अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।